हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने पिछली क्लास में उस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखा था, यानी पूरे चैप्टर में जो भी काम आने वाला है सारा हमने पिछली वीडियो में सिखाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर आज के एग्जाम्पल शुरू करें। और बेटा, हम लोग आरबीडी बुक के एग्जाम्पल नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में क्या ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, मतलब पहले कुछ अलग क्वेश्चन, पहले डिफिकल्ट, बाद में आसानी, इस तरीके से है। तो जिस तरीके से मैं स्टार्ट करवा रहा हूं आप लोग वैसे ही करें। पहले हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, वाई लिमिटेड का सवाल है। आओ मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, चलिए इससे शुरू करें। देखो बेटा, सवाल एक बार पढ़ते हैं। और मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट है कि आप है ना एक बकेट को इमेजिन करो और जो जो ये बोलता जा रहा है उसको उस बकेट के अंदर से रिलेट करते हुए चलो। आओ बेटा, सवाल शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, वाई लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी, जो भी डेट दे रखी है ना, यही है। तो बेटा, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? एक नई कंपनी का निर्माण होना। नई कंपनी बनी है 1 जनवरी को। इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, यानी हम नए शेयर इशू कर रहे हैं, उसके लिए प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं हम लोग, जिसमें क्या लिखा है, कितने शेयर इशू करेंगे? 20,000 शेयर, जिनकी वैल्यू कितनी होगी? सबकी 10-10 रुपए होगी। द होल इशू वाज अंडर रिटन। होल इशू का मतलब पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स को हमने अंडरराइट करवाया है। किस किस से? बाय ए, बी एंड सी से, यानी कि हमें 3 लोगों से अंडरराइटर है। हमारे 3 लोगों का नाम क्या है? ए, बी और सी। ये 3 हमारे अंडरराइटर्स हैं। चलो ठीक है, लिखा हुआ है ए को इतने, बी को इतने, सी को इतने। तो हम यहां पे ग्रॉस लायबिलिटी लिख सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4, वाई लिमिटेड। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं क्या? ग्रॉस लायबिलिटी ए, बी और सी। बेटा, ग्रॉस लायबिलिटी इस सवाल में दे रखी है कि इनकी कितनी कितनी बात दी हमने? 10। आ रही बात समझ में? ये इनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन्होंने कहा कि हम बिकवा देंगे। अब हुआ क्या? आगे पढ़ो अगली लाइन। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 16,000 शेयर्स। बस इसी पे रुक जाओ। मिल गया सबको सवाल? बेटा, एक बकेट इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए। इसमें जो टोटल एप्लीकेशंस आई हैं वो कितनी आई हैं बेटा? हमने शेयर कितने इशू किए थे? 20। तो जरूरी नहीं है ना जितने शेयर इशू किए सारे के सारे बिक जाए। एप्लीकेशन कितनी आई है? केवल 16,000। ये हमारी टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, हाँ या ना? कोई डाउट किसी को? अब वो क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज समझना, क्योंकि मैंने कहा था इस चैप्टर में सब कुछ समझ आ जाएगा, बस लैंग्वेज एक बार क्लियर हो जाए। तो आप लैंग्वेज पढ़ो इंग्लिश की। आगे क्या लिखा है? आउट ऑफ विच। आउट ऑफ विच का मतलब होता है जिनमें से। क्या मतलब होता है? जिनमें से। इन 16,000 वालों में से बात चल रही है। मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज फॉलोज, यानी जब मैंने अपने स्टाफ को बोला कि ये 16,000 एप्लीकेशन तेरे पास इकट्ठी हो गई, अब इनमें से क्या कर? मार्क वाली निकाल निकाल के साइड कर। तो उसने क्या किया होगा बेटा? मार्क वाली निकाल निकाल के साइड कर दी होंगी, हाँ या ना? उसने ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग रखी होंगी। चलो, तो बताया उसने कि ए की रख दी कितनी? 8,000, बी की और सी की। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये उसने निकाल निकाल के बाहर रख दी, यानी ये मार्क है। और इनको निकालने के बाद जो अंदर बची होगी वो क्या कहलाएगी? ये बात सभी को आ रही है? रोशन आई समझ में? चलो आगे पढ़ो सवाल। फाइंड आउट द नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, अज्यूमिंग दैट अंडरराइटिंग कमीशन कितना लेना है? 2.5%। यानी ये बाद में जर्नल एंट्रीज की भी बात करेंगे, पहले अंडरराइटिंग कमीशन कितना लगाना है? 2.5%। मुद्दा ये है इस सवाल में फॉर्म अंडरराइटिंग का टॉपिक है या नहीं है? नहीं है, यानी आसान सवाल है। चलो आओ करें। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इसमें से मार्क माइनस करनी चाहिए। मार्क्ड एप्लीकेशंस। बेटा, मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी कितनी है? जो भी है वही लिख देंगे यहाँ पे। 8,000, 2,840 और 4,160। आओ बेटा, जब भी कोई चीज माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं बैलेंस। ये आंसर आया 2,000, ये आया बेटा 3,160 और ये आया 160, लेकिन नेगेटिव का, हाँ या ना? और आप लोगों को याद है मैंने बताया था जब भी कोई चीज नेगेटिव आ जाए तो पहले अगला स्टेप क्या होना चाहिए? नेगेटिव एडजस्टमेंट का होना चाहिए। नेगेटिव एडजस्टमेंट कैसे करता है? जो नेगेटिव है उसको तो पॉजिटिव लिख दो और उस वैल्यू को बांट देंगे। यहां मैं हिंट के लिए लिख रहा हूं, 160 को बांट देंगे ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में, हाँ या ना? ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो इन दोनों का देखो 10:6 है, हाँ या ना?
इसे 10:6 ही तो बोलेंगे। तो 10:6 में बांट दो, आपको बांटना तो आता होगा 12th क्लास से सबको। 160 इंटू 10/16, 160 इंटू 6/16। तो पहले को मिल जाएंगे 100 और दूसरे को 60। बेनिफिट दे दे इनको, इनके में से माइनस कर देते हैं। बिकवाए उसने थे, इनके में से माइनस कर दिए, इसको बोलते हैं नेगेटिव एडजस्टमेंट। कितना बचा बेटा? 1900। इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस। जब भी कोई ट्रीटमेंट होता है उसके बाद बैलेंस लिखते हैं। ये कितना बचा? 3100 और इसका कितना हुआ? 0। आई बात समझ में? अब कौन सा टॉपिक आना चाहिए बेटा? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और जरा यहां पे ध्यान से देखना बेटा, ये तो प्लस माइनस होता है, ठीक है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, मुद्दा यह है कि इसकी वैल्यू निकलती कैसे है? सर इसकी वैल्यू का फार्मूला होता है क्या? टोटल रिसीव्ड माइनस टोटल ऑफ मार्क्ड। टोटल ऑफ मार्क्ड, ठीक है। टोटल रिसीव्ड माइनस टोटल ऑफ मार्क्ड। टोटल रिसीव कितनी हुई थी? 16,000। मार्क वालों का बेटा याद रखना, इसका टोटल नहीं करते, क्या करते हैं? जो हमने यहां पे वैल्यू लिखी है ना उसका टोटल करते हैं। आप कहोगे सर ये एक ही तो है, नहीं, ये जब फॉर्म अंडर राइटिंग का सवाल आ जाएगा तो कुछ और भी हो सकती है। तो हम क्या माइनस करते हैं बेटा? टोटल ऑफ मार्क लिखने का मतलब है जो वैल्यू हमने यहां लिखी है ना इसका टोटल करके बताओ। 8 तो 10 4 14, 14 और एक 15,000 आ जाएगी मेरे ख्याल से। कितनी आ गई? 15,000। तो ये 1,000 बचा। 1,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, उसको किस रेशो में बांटेंगे? सर जब कोई रेशो ना दे रखा हो तो ग्रॉस लायबिलिटी में। और ग्रॉस लायबिलिटी में एक बात बताओ, तीनों में बांटूं या 2 में ही बांटूं? क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म ही हो चुकी है, तो फिर उसको देके फायदा क्या? अगर मैं दे भी दूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव को बांटना पड़ेगा। तो किस किस को दे दे? इन दोनों को ही दे दे। किस रेशो में देंगे? 10:6। आ रहा है समझ? ग्रॉस लायबिलिटी। तो 1,000 को 16 से डिवाइड करो, थोड़ी सी अजीब सी वैल्यूज आएंगी, करके बताओ एक बार। 1,000 इंटू 10/16, 1,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 16, 625। और दूसरा आ जाएगा कितना? 375। सही है? आ रहा है समझ? मैंने क्या किया? मैंने 1,000 को 10/16 निकाल के यहां लिख दिया और 6/16 निकाल के यहां लिख दिया। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि सवाल खत्म होने की स्टेज पे आ चुका है। आ गया सबको समझ में? चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा आओ इस दोनों को माइनस कर देते हैं। और उसको हमने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसकी लायबिलिटी ऑलरेडी निल थी, वरना उसको भी देते अगर होता तो। चलो 5 5 10, 1 और 2 3 और 7 10, 1 और 6 7 और 2 9, 1275। इसके सामने लिखेंगे क्या? बैलेंस। और ये हो गया 5 5 5 10, 1 और 7 8 और 2 10, 1 और 3 4 और 7 11, 1 और 2 3, और ये हो गया 0। सवाल में फॉर्म अंडर राइटिंग है क्या? नहीं, यानी सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। और अब इसे बैलेंस बोलने की बजाय बोल देंगे नेट लायबिलिटी। क्या बोल देंगे? नेट लायबिलिटी। यानी इतने शेयर आपको अब खुद खरीदने पड़ेंगे। इतने शेयर ए को खरीदने पड़ेंगे, इतने बी को खरीदने पड़ेंगे। पहले ये बताओ ये टेबल समझ में आई या नहीं आई जो मैंने बताई? एक एक करके सबको, है ना? सक्षम क्लियर है? क्लियर है? हाँ अर्पिता नहीं आ रहा? नहीं आ रहा बेटा। देखो मैं बताते जा रहा हूं, सवाल डिफिकल्ट होते जाएंगे, मैं सवाल को लेवल बाय लेवल लेके चल रहा हूं। तो अगर पहला समझ में आया है तो ही आगे चल पाएंगे। क्लियर है ना? स्टेप बाय स्टेप। हाँ बेटा कुणाल क्लियर है। चलो अब बात आती है सवाल में अंडरराइटिंग कमीशन कैलकुलेट करने की। करें बेटा। कमीशन के लिए याद रख लो, कमीशन फेस वैल्यू पे नहीं, इशू प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। आपको पता है फेस वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस? एक शेयर 10 रुपए का है, वो उसकी फेस वैल्यू है। 10 वाला अगर मैं 10 रुपए पे इशू कर रहा हूं तो वो 10 रुपए इशू प्राइस है। 10 रुपए वाला अगर मैं 12 रुपए पे इशू कर रहा हूं तो 12 रुपए इशू प्राइस है। समझ में आ रहा है? तो अंडरराइटर को जो कमीशन मिलता है वो फेस वैल्यू पे नहीं मिलता, किस वैल्यू पे मिलता है? इशू प्राइस पे। इस सवाल में 10 वाला शेयर 10 पे इशू हो रहा है। अगर किसी सवाल में 10 वाला शेयर 12 रुपए पे इशू हो तो वहां पे किस पे कैलकुलेट करोगे वैल्यू? 12 पे। चलो अब ये 3 अंडरराइटर्स थे, A1 A2 A3 या ABC कहें तो, ये तीनों अपना कमीशन मांग रहे हैं। ये टेबल समझ में आ गई? अब कमीशन बेटा एक बात बताओ, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन कह सकते हैं। 3 लोग हैं वही ABC। बेटा कमीशन इनको इन शेयर पे मिलेगा जो इन्होंने अभी लास्ट में खरीदे हैं, या जितनों पे इन्होंने कमिटमेंट करी थी उतनों पे मिलेगा, या जितने इन्होंने बिकवाए उन पे मिलेगा? बिल्कुल सही जवाब। कमीशन किस पे मिलेगा? कमिटमेंट पे। बेशक उसने कम बिकवाए हो, कम बिकवाए तो भी खुद तो खरीद रही है ना। अगर मान लो वो नहीं बिकवा पाई तो क्या फर्क पड़ता है? खुद तो खरीद ही रही है ना। तो उसको हमेशा कमीशन जो दिया जाता है वो ग्रॉस लायबिलिटी पे दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम क्या लिखेंगे दोबारा से? ग्रॉस लायबिलिटी 10,000, 6,000, 4,000 इंटू फेस वैल्यू, इशू प्राइस। फेस वैल्यू नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? इशू प्राइस। इशू प्राइस 10 वाला 10 पे इशू हुआ था,
10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी इसने 1 लाख रुपए के वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसने कहा था कि मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स बिकवा दूंगी, इसने कहा था मैं 60,000 के, और इसने कहा था 40,000 के। तो अब कमीशन जो कैलकुलेट होगा, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना था कमीशन का, 2.5% है ना कमीशन, तो 2.5% निकाल दो, इसका आएगा 2,500, 25 6 150, 1,500, 25 चौक 100, यानी कि 1,000। ये आपका आंसर आ गया बेटा। आ रहा है समझ में? 10,000 शेयर बिकवाए उसने, 10,000 शेयर 10-10 रुपए का बिकवाया, यानी टोटल कितने, 1 लाख का बिकवाया, तो 1 लाख का 2.5% उसको कमीशन मिलना चाहिए, यानी कि 2,500 रुपए उसको मिलना चाहिए। डन। देखो दूसरा पॉइंट, अब एक इसी सवाल में जर्नल एंट्रीज भी पूछी हुई है। वैसे मैं अक्सर हमेशा ऐसा करता हूं कि जर्नल एंट्रीज का टॉपिक जिस दिन जर्नल समझाता हूं तो 2-3 सवालों में जर्नल है, सारी एक साथ समझा देता हूं। आप लोग बोलो जर्नल इसकी आज ही समझा दूं, गिनती की 4-5 एंट्रीज है, वैसे तो ज्यादा नहीं है, आज ही समझा दूं इसकी जर्नल, कर लें? चलो ठीक है, इसको तो इरेज कर दूं, इसकी तो जरूरत नहीं है ना, ये तो केवल इमेजिनेशन के लिए था हमारा। ठीक है, आओ बेटा इसी सवाल की जर्नल भी कर लेते हैं। बेटा जर्नल एंट्रीज के लिए स्टेप्स याद रखेंगे, वैसे क्योंकि मैंने अभी तक आपको लिखवाया नहीं है तो डायरेक्ट मैं आपको सीधा यही बता रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहली जर्नल एंट्री किस चीज की होगी? पहली जर्नल एंट्री होगी शेयर इशू करने की, शेयर एप्लीकेशन रिसीव होने की, शेयर एप्लीकेशन रिसीव होने की। पहली एंट्री किस चीज की करेंगे? शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने की। 12th क्लास में पढ़ा था ना, हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही साथ लिख देना, ठीक है? बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर टुकड़ों में पैसा नहीं लेते तो ये एक ही वर्ड यूज होता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताओ बेटा एप्लीकेशन 20,000 आई थी या एप्लीकेशन 16,000 आई थी? 16,000 ही आई थी ना, और हर शेयर कितने रुपए का था? 10 का। तो जितनी एप्लीकेशन आई इंटू 10 रुपए, तो कितना हो गया? 1,60,000, 1 लाख। अब दूसरी एंट्री इसको ट्रांसफर करने की होती है, बचपन से याद है हमें, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बाई चांस ये प्रीमियम पे इशू हुए होते 12 रुपए पे, तो यहां मैं 12 से मल्टीप्लाई करता, यहां 10 रुपए शेयर कैपिटल में डालता और 2 रुपए प्रीमियम में। पता है ये बात? तो फिलहाल यहां पे पूरे रुपए डाल देंगे, 1,60,000, क्योंकि पार पे ही इशू हुआ है। तो पहला टॉपिक तो ये हो गया सर, एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री डालनी है, ठीक है? अब दूसरा टॉपिक, ये तो हमने बेच दी, दूसरा हमने कुछ इनको भी चिपकाई, हमने कुछ तो बाजार में बेच दी। 16,000 ही तो बिकी, 4,000 और भी तो बिकनी है, तभी तो 20 होएगा। देखो इन दोनों का टोटल अगर मैच करो तो ये पक्का 4,000 ही आएगा, इन तीनों का टोटल अगर मैच करोगे कभी भी, तो है ना? ये 4,000 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सर 16 तो बिक गई थी, बाकी 4 इनकी जिम्मेवारी है खरीदना। तो 16,000 मैंने बाजार में बेची तो मैंने बैंक को डेबिट किया, जब मैं ये वाली इनको दूंगा तो इनके नाम को डेबिट करूंगा। ठीक है बेटा, आओ कर दूं बेटा। तो सेकंड एंट्री आप लोग समझ रहे हो, शेयर चिपकाना। मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा? शेयर, अंडर राइटर को शेयर चिपकाना, ये अपन देशी में बात करते हैं। अंडर राइटर को शेयर्स देने पर, चलो ऐसे लिख देते हैं, शेयर्स देने पर। करें बेटा, चलो अलग अलग एंट्री कर दे दोनों की। मैंने ए को शेयर दिया, ए रिसीवर है ना, ए डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? ए डेबिट टू शेयर कैपिटल। ए को कितने शेयर चिपका रहा हूं? 1275। हर शेयर कितने में चिपकाऊंगा? 10। तो 12,750, 12,750। अच्छा, जब अंडर राइटर को शेयर देते हैं ना तो सीधा शेयर कैपिटल ही लिखते हैं, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड नहीं आता, ठीक है? अच्छा, फिर बी को भी चिपकाने हैं, 2,725। चलो बी को चिपका दो, बी डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री समझ आ रही है क्या आप लोगों को? बी को कितने शेयर चिपकाने मुझे? 2,725 शेयर। हर शेयर कितने रुपए वाला? 10। तो कितने रुपए चिपका? 27,250। हाँ या ना? तीसरा काम, मुझे कमीशन देना है तीनों को, मुझे तीनों पार्टनर्स को कमीशन देना है। यहां कमीशन एक बंदे का या तीनों का? और कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो बेटा तीसरा जो पॉइंट हम लोग करेंगे वो क्या लिखेंगे?
अंडर राइटिंग कमीशन देने पर। भाई उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, वो शेयर खरीद रहे हैं, अब वो शेयर खरीद रहे हैं तो अब मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनके नाम पे कमीशन लिखूं। तो कमीशन की एंट्री उल्टी मत कर देना गलती से, अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू करने पर। मैं अभी उनको पैसे दे नहीं रहा हूं, ड्यू कर रहा हूं, यानी पेमेंट नहीं कर रहा हूं, कैश वैश में नहीं दे रहा हूं, उनके नाम से लिख रहा हूं कि किसका कितना बनता है। तीनों का एक साथ लिख दो, ए डेबिट, सॉरी डेबिट थोड़ी करेंगे, कमीशन खर्चा है तो क्या डेबिट होगा, अंडर राइटिंग कमीशन वर्ड डेबिट होगा। टू किस किस को देना है, ए को, बी को, ए को देना है 2500, बी को देना है 1500 और सी को देना है 1000। तो 2 2 4 और 1 5000 रुपए का टोटल कमीशन का खर्चा हो गया, हाँ या ना। वैसे भी देखो तो हमारे पास 20000 शेयर थे, 20000 का 2.5% कितना बनता है, 5000 बनता है। तो अंडर राइटिंग कमीशन क्या होगा, डेबिट होगा टू ABC। ये आप स्टेप्स याद रख लोगे पक्का, मैं एक बार चाहे समराइज कर दूंगा। अब फाइनल पेमेंट, लास्ट काम क्या होता है बेटा, फाइनल पेमेंट या रिसीव भी हो सकता है, फाइनल पेमेंट भी कह सकते हैं या रिसिप्ट भी कह सकते हैं। अगर देना बनता है तो दे दो बंदे को पैसे, और अगर बंदे से पैसे लेना बनता है तो ले लो। अब सर इसका मीनिंग क्या है, आराम से सुनना, केवल ए पे नजर डालेंगे, जितनी भी एंट्रीज अभी तक हुई हैं, डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे। ए का, आओ मैं केवल ए लिख देता हूं, यहां साइड में कहीं पे लिख दूं, यहां पे ए। देखो बेटा ए को ढूंढो, सर डेबिट हुआ है 12750 से, और का है ये रहा। सर ए क्रेडिट हुआ है कितने से, 2500 से, हाँ या ना। आ रहा है समझ में जो मैं बोल रहा हूं बेटा, बुक में कुछ नहीं है, क्या देख रहे हो, बुक पूरा सवाल बोर्ड पे आ चुका है, कुछ देखते ही नहीं बुक को, तो अपन यहां पे लिखने के बाद अपन ने बुक को देखा ही नहीं एक बार भी। चलो 12750 ए डेबिट हुआ और 2500 से ए क्रेडिट हुआ। अगर हम इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकालें तो किस साइड पैसा कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड में 10,250 रुपए कम पड़ रहे हैं। आ रही है बात समझ में, किस साइड कम पड़ रहे पैसे, क्रेडिट साइड में, हाँ या ना। डेबिट था तो मैंने डेबिट में लिख दी वैल्यू, क्रेडिट था तो मैंने क्रेडिट में लिख दी वैल्यू। अब मैंने इसका डिफरेंस निकाला, मैंने देखा यार पैसा कहां कम पड़ रहा है, क्रेडिट में। तो जर्नल एंट्री में ए को क्या कर दोगे बेटा, क्रेडिट कर दोगे, और डेबिट क्या कर दोगे, कैश या बैंक। आ रही है बात समझ में, कितने रुपए से, 10,250। चलो मेरी हेल्प करोगे, यही काम अगर हम बी का करें, बी का, तो चलो फिर से बी का करते हैं, यही काम कोशिश करते हैं कि बी का बना पाते हैं क्या। बी को डेबिट, बी ढूंढो, ये रहा सर बी डेबिट हो रहा है 27,250 से, और सर बी 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 क्रेडिट हो रहा है कितने से, 1500 से। सर आओ इसका डिफरेंस निकाल लो, ये हो गया 00 5 7 12 1 और 1 2, 25,700 रुपए है ना, नहीं सॉरी 750 रुपए। ये सर किस तरफ कम पड़ रहा है, क्रेडिट में। तो जर्नल एंट्री एक और बना देंगे, बैंक डेबिट, क्रेडिट में कम पड़ रहा था इसलिए क्रेडिट लिख देंगे, टू बी कितने रुपए, 25,750 रुपए। बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब लास्ट सी का और कर लेते हैं बेटा, सी का कंपैरिजन करते हैं। सी ढूंढो, सर यहां तो है ही नहीं, बस क्रेडिट में है कितने रुपए का, 1000 का, हाँ या ना। चलो ये क्रेडिट में है तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगी, पैसा कम कहां पड़ रहा है इस बार, डेबिट में कम पड़ रहा है, क्लियर है ना सभी को। तो ये डेबिट में कम पड़ रहा है तो यहां पे अब सी को क्या कर देना चाहिए, हमें डेबिट कर देना चाहिए 1000 से, और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। बेटा बुक में जब आप देखोगे तो वो कंबाइंड एंट्रीज करता है, मेरी सलाह हमेशा रहती है कंबाइंड एंट्रीज ना करके सारी एंट्रीज अलग अलग करो ताकि सेफ रहो। कंबाइन करने से गलती भी हो सकती है, तो आप लोग हर बंदे की अलग अलग एंट्री करो, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, ठीक है। तो एक बार समराइज करें कि सर एंट्रीज कितने टॉपिक करने होते हैं। सर हमें 4 टॉपिक्स की एंट्रीज करनी होती है। पहला टॉपिक एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, 2 एंट्रीज, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये कौन सी वैल्यू से आएगी, पहली बात तो स्टेप 1 क्या है सर, एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री। वैल्यू कौन सी आएगी सर, जितनी एप्लीकेशन आई थी बकेट में उतनी से होगी। दूसरा काम हम ये देखेंगे कि इन लोगों ने कोई शेयर ऐसा तो नहीं है जो खरीदने से रह गए, तो वो पहले इनको चिपकाओ, इनको चिपका देंगे ए डेबिट बी डेबिट, और अगर सी होता तो सी बी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जितने शेयर यहां लिखे हो उसे मल्टीप्लाई कर देना इश्यू प्राइस से और इनको चिपका देना।
चिपका दिया। ये दूसरा काम था। तीसरा काम, सर क्योंकि इन लोगों ने शेयर खरीद के अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी तो अब मेरी बारी है कि मैं इन लोगों को कमीशन दूं जो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो तीसरा काम क्या करना है, कमीशन अकाउंट को डेबिट करना है और टू ABC करना है। चौथा और फाइनल पेमेंट का काम क्या होता है, फाइनल पेमेंट में हो सकता है मुझे किसी को पैसे देने पड़े या किसी से पैसे लेने पड़े। इसे एंट्री का मीनिंग समझाऊं आपको, आओ एक बार समझते हैं। बेटा मैंने इसको शेयर दिए, इसके हाथ में कितने रुपए के शेयर दे दिए, 12,750 के। क्या मुझे इसको पैसे लेने चाहिए थे, मुझे इससे मैंने लिए नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा कि तू थोड़ी देर के लिए रुक जा, तेरे को शेयर तो दे रहा हूं मैं 12,750, पैसे अभी नहीं ले रहा। फिर मैंने ए से बोला तेरा कमीशन कितना बनता है, तूने इतने शेयर बिकवाए, कह रही सर 2,500 का बनता है। तो यानी एक काम तो ये होना चाहिए था, मुझे इससे 12,750 लेने चाहिए थे। इमेजिन कर रहे हो, 12,750 लेने चाहिए थे और 2,500 का कमीशन देना चाहिए था। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने कहा काम कर तू 10,250 ही मुझे दे दे। बात आ रही है समझ, मैं 12,750 लूं और 10,000 और 2,500 दूं, इससे बेहतर है ना एक ही अकाउंट एंट्री हो जाए। क्या, बैंक डेबिट टू ए। कितने रुपए ले लिए मैंने इससे, यही इसका मीनिंग है। सी की अगर बात करें तो सी को तो मैंने शेयर दिए ही नहीं थे, सी को तो शेयर दिए ही नहीं, इससे मुझे लेना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे इसको कमीशन देना जरूर था। कितने रुपए का कमीशन देना था मुझे, 1,000 का। कह रही सर मेरे से कौन सा हिसाब बाकी रख रहे हो, आपसे शेयर तो मैंने लिए नहीं, आप तो सिंपल सा मुझे 1,000 रुपए दे दो। हाँ या ना, मैंने इसको शेयर नहीं दिए तो मेरे को इससे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन इसे तो चाहिए मुझसे पैसे। किस बात के, शेयर बिकवाने के, कमीशन के। कितने रुपए चाहिए, 1,000, इसलिए मैंने इसको पैसा दिया है। बैंक क्रेडिट होने का मतलब पैसा गया है। क्या बेटा आई बात समझ में, अंडर राइटर डेबिट टू बैंक, आई बात समझ में, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जर्नल नहीं मिलेंगे उन सवालों में, उन सवालों में यही मिलेगा अभी जो टेबल अपन बना रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा है XYZ हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ मोहन लिमिटेड। यानी मैं मोहन लिमिटेड हूं, मेरे कितने शेयर्स हैं टोटल, 50,000, जिसके लिए X, Y और Z को बोला गया तुम शेयर बिकवाओ। कैसे, X को बोला 30 और Y को बोला 12.5 और Z को बोला 7,500। ये कौन सा कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, और नाम क्या है मेरा, मोहन लिमिटेड। तो यहां लिख दूं X, Y, Z और ग्रॉस लाइबिलिटी, हाँ बोलो, 30,000, 12,500। चलो इन एड, हाँ देखो इतना तो लिख दिया। अब देखना बात आएगी बड़ी काम की। क्या लिखा है, इन एडिशन टू इट, अंडरलाइन कर लो, इन एडिशन टू इट, अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। यानी इसके अलावा, ये तो एक एग्रीमेंट हुआ है हमारा किस चीज के लिए, शेयर बिकवाने के लिए। इन एडिशन, एडिशन का मतलब जानते हो अलग से, यानी इसके अलावा देयर वाज एन एग्रीमेंट फॉर फर्म अंडरराइटिंग। एक और एग्रीमेंट हुआ है बेटा, किस चीज का हुआ है। एक बात दिमाग में क्लिक हो गई, पहले तो बताओ ये बिगिनिंग में काम आएगा ये वाला पॉइंट या लास्ट वाले में डिसीजन, ये कहां डिसाइड किया जाता है, अलग से एग्रीमेंट हुआ है, ये बिल्कुल सही, एंड में डिसाइड किया जाता है कि ये प्लस होगा या नहीं होगा। इस बात से क्या डिसीजन लिया जाता है कि अलग से एग्रीमेंट हुआ है, लास्ट वाले स्टेप में इसको प्लस करना है। आ रही बात समझ, यानी एक बात तय हो गई कि इस सवाल में फर्म अंडर राइटिंग आने वाला है, और एक और बात तय हो गई कि लास्ट स्टेप में फर्म अंडर राइटिंग जुड़ने वाला है। क्यों तय करी बेटा ये बात, क्योंकि लिखा है सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है, अलग से एक एग्रीमेंट हुआ है फर्म अंडर राइटिंग का। तो हमने ये बात याद रख ली कि जब सवाल खत्म होगा तो लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग जोड़ना ही है। आ रही बात समझ, लिख लो आगे, FU को प्लस कर, लास्ट स्टेप में प्लस करना है। इन एडिशन टू इट वाले से क्या मीनिंग निकल रहा है, लास्ट स्टेप में जोड़ेंगे, ये लिख लो, लास्ट स्टेप में जोड़ेंगे। पहचान पा रहे हो ना, क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग ये सब कुछ जो खेल है ये तो पढ़ के नहीं है घर से नोट्स, श्योर हूं मैं बेटा, क्लियर है। नोट्स कॉपी कर लिए पुराने, भानु नहीं किए ना, देख रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो मुद्दे पे बात है, मुद्दे की बात करें। मुद्दे की बात ये कि इन एडिशन टू इट ए सेपरेट एग्रीमेंट, इसका मीनिंग होता है कि लास्ट स्टेप में फॉर्म अंडर राइटिंग को हमें अलग से प्लस करना है। चलो आगे बात करते हैं। वेयर द कंपनी हैज एग्रीड टू इशू, यानी फॉर्म अंडर राइटिंग की वैल्यूज बताई गई हैं, कितनी कितनी है, 4,000, 1,500 और 5,000, यानी लास्ट स्टेप में 4,000, 1,500 और 5,000 तो जोड़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। द शेयर एप्लीकेशन ऑफ अंडर राइटर्स वर अनमार्क्ड, उसने ट्रीट क्या करें ये नहीं बोला, उसने क्या कैसे ट्रीटमेंट करना है इसका ये नहीं बोला, उसने बोला कि भाई ये जो ए, ये बी या सी जब खुद अप्लाई कर रहे हैं तो ये अपने शेयर पे नीचे मोहर लगा रहे हैं नहीं लगा रहे,
बोलो, नहीं लगा रहे। और वैसे भी ये तीनों जब खुद के नाम से लगा के खुद के नाम से भेजते हैं तो कभी भी मोहर लगाते ही नहीं है। लेकिन अभी तक सवाल में ये नहीं माना कि बोला कि इसको मार्क्ड माने या अनमार्क्ड, क्योंकि मेरा जो स्टाफ है उसने जब फॉर्म उठा के देखा तो उसको उसकी मोहर दिखी या नहीं दिखी, इन तीनों की नहीं दिखी। अब वो फॉर्म को मेरे पास लेके आया और उसने मुझसे पूछा, कह रहे सर मैं इसका क्या करूं, मैं इसे मार्क मानूं क्या, क्योंकि इसमें एक्स का नाम लिखा है लेकिन मोहर नहीं लगी हुई। तो मैं उसको डिसाइड करके बताऊंगा कि क्या करना है, यानी कि सवाल बताएगा, क्योंकि इसने तो मोहर लगा के नहीं भेजी। अगर ये मोहर लगा के भेजते तो वो मेरे से सवाल पूछता ही नहीं, उसको तो मोहर दिखी तो वो मोहर देखते ही वो उठा के क्या करता, साइड रख देता। लेकिन अब उसको मोहर नहीं दिखी तो वो मेरे पास सवाल करने आ रहा है। आओ जरा देखते सवाल क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। अगेंस्ट 50,000 शेयर इशूड बाय द कंपनी, यानी जो हमने 50,000 शेयर इशू किए थे उनके अगेंस्ट में एप्लीकेशन केवल कितनी आई, 35,500। सुनना बेटा यहां पे ध्यान से, अगर कोई पूछे कि टोटल एप्लीकेशन आई कितनी, 35,500 ही आई, या पूरे 50,000 बिक गए, नहीं बिके ना, तभी तो इनको खरीदने पड़ेंगे। अगर सारे 50 बिक जाएंगे तो इनके खरीदने की बात ही नहीं आएगी। चलो 35,500 ही बिके। आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग शेयर्स ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग आउट, बस इतना ही, इंक्लूडिंग शेयर्स ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब ये जो 35,500 एप्लीकेशन आई है इस बकेट में कुछ मार्क होंगी, कुछ अनमार्क्ड होंगी और कुछ फॉर्म अंडर राइटिंग भी होगी। इंक्लूडिंग का मतलब इसमें शामिल है। ये जो 35,500 एप्लीकेशन आई है ना हमारे पास, इन एप्लीकेशन में फॉर्म वाली भी शामिल है। यानी इस बकेट में कौन कौन सी पड़ी होंगी, मार्क भी इसी में पड़ी है, अनमार्क्ड भी इसी में पड़ी है, और इन लोगों ने जो खुद की अप्लाई करी है वो भी तो इसी बकेट में है ना बेटा। आ रही है बात समझ में सबको? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आउट ऑफ विच, यानी जिनमें से 5, 10 और 2.5 जो है वो मार्क है। तो मैंने जब स्टाफ को बोला तो उसने अलग अलग निकाल दी, 5, 10 और 2,500, ये उसने मार्क अलग अलग निकाल दी। आई बात समझ में? सवाल खत्म हो गया। आगे लिखा डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, पॉइंट नंबर 1। अब देखो पॉइंट नंबर 1 अपने आप में एक अलग सवाल है, पॉइंट नंबर 2 अपने आप में एक अलग सवाल है। पॉइंट नंबर 1 मैं उसको क्या कह रहा हूं, शेयर्स ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन मार्क शेयर। ये मेरे और स्टाफ के बीच में बात हो रही है क्या? मैंने उसको बोला शेयर्स ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग शैल नॉट इंक्लूड इन मार्क्ड, यानी इसको बाहर निकालने को बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा? नहीं बोल रहा हूं। नॉट इंक्लूडेड अंडरलाइन कर लो, नॉट इंक्लूडेड इन मार्क्ड, यानी इसको मार्क माने या ना माने, मार्क्ड ना माने, यानी कि क्या मानना है, अनमार्क्ड, मार्क्ड ना मानना। अच्छा मार्क्ड मानना किसको बोलते हैं, इसको निकाल के बाहर रखना, और मार्क्ड ना मानना यानी कि पड़े रहने दे इसको। आ रही बात समझ? लॉजिकली क्लियर हो रहा है? अगर लॉजिकली क्लियर हो जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा। चलो बेटा अब सबसे पहले हमें क्या करना है, केस 1 कर रहे हैं हम लोग। केस 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज, बोलो अनमार्क्ड। आप चाहो तो उसके आगे लिख सकते हो, नॉट मार्क्ड का मीनिंग क्या होता है, ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। और मैंने कहा था अनमार्क्ड वाले में फिर ये हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, याद है? मैंने आपको बताया था मार्क्ड वाले में तो मार्क मानो और अनमार्क्ड वाले में यूजलेस लिखवाया था, अगर आप नोट्स खोल के देखो अपने तो। आ रही है बस समझ? तो बस अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा सवाल हो गया। अब ये मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड में केवल कितनी आएगी, 5,000 ये, 10,000 ये और 2,500 ये। आओ बेटा जो माइनस करने के बाद बचता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। 30 में से 5 गया 25, 12 में से ये गया 2,500 और ये कितना बचा 5। नेगेटिव एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो सीधा क्या आएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन का फार्मूला बिल्कुल मत भूलना बेटा, क्या होता है, टोटल रिसीव्ड माइनस टोटल ऑफ मार्क्ड। आई बात समझ में? टोटल रिसीव्ड माइनस टोटल ऑफ मार्क्ड। तो टोटल ऑफ मार्क्ड का मतलब 5 और 10 15 और 2 17,500। तो बेटा 35,500 में से कितना माइनस करूं, 17,500। और जो आएगा उसको किस रेशो में बांटूं, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। बेटे सारी चीजें 5 से काट दूं, वैसे अगर रेशो बोले तो रेशो ये बनता है 300 रेशो 125 रेशो, यहां लिख देता हूं 300 रेशो 125 रेशो 75, यही बनेगा। 2 जीरो उड़ा दूं सबकी, ठीक है। अब इसे और काट सकते हैं तो काट लो, 15 से काट लो, 15 दूनी 30, 15 ये 15 से जाएगा नहीं, ये 15 से नहीं जाएगा, तो फिर 5 से ही काटो। एक काम करो, ये इतना ही रख लो ना, छोड़ो जो है सो रख लो, यही रख लो 300 125 75, क्या दिक्कत है, हाँ है ना। इन 300 रेशो
125 रेशो 75, ये हो गया 200, ये हो गया 300, 500 से डिवाइड करो, कितनी बची बेटा ये एप्लीकेशन? 18,000 है ना। 18,000 को 500 से डिवाइड करो, ये करना है आपको। 18,000 इंटू 300 बटा 500, 18,000 इंटू 125 बटा, हाँ बोलो, 10,800। फिर 125 बटा 500 करो, 4,500, और फिर 75 बटा 500 करो। आ रहा है ना सबको समझ? ठीक है, कितना? 2,700। आओ बेटा ये माइनस कर दिया तो जो आंसर निकला वो निकला 8 और 2 10, 1 और 4 5, 1 और 1 2, 14,200। और ये निकला कितना? ये माइनस का निकलेगा 2,000, है ना। ठीक है, और ये 1,300, ये 2,300, 2,300 पॉजिटिव का। बेटा जैसे ही नेगेटिव दिख जाए तो अगला काम क्या होना चाहिए? नेगेटिव एडजस्टमेंट। जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और इन दोनों का रेशो क्या था? 300 रेशो 75, तो इसे बांट देंगे 300 रेशो 75 में। ठीक है, आप इसको 4 से कर दो, 4 रेशो 1 भी कह सकते हैं इसको, है ना। 75 और 300 क्या होता है? 4 रेशो 1, 75 से काट दो आप इसको, 4 रेशो 1 यानी कि 5 से डिवाइड करो, 4 4 चौक 1600 इसको दे दो, और 400 इसको दे दो। आप सॉल्व कर लेना चाहे 375 से डिवाइड करके, तो भी वही आएगा। अब जो आंसर आया वो बैलेंस है, अभी भी आंसर नहीं आया। क्या आया? बैलेंस। 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 2 4, 12,600, ये 0, और ये कितना? 1,900। बेटा एक बात हमने याद कर ली थी कि लास्ट वाले स्टेप में फॉर्म अंडर राइटिंग जोड़ना है। और क्यों जोड़ना है? क्योंकि अलग से एग्रीमेंट हुआ है, सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए इसको जोड़ा है। ठीक है बेटा, ये हिंट के लिए लिख रहा हूं। कितनी थी फॉर्म अंडर राइटिंग? ऊपर दे रखी थी पैराग्राफ में 4,000, नहीं सॉरी, नहीं 1,505, हाँ 4,000, 1,500, 5,000, 4,000, 1,500 और 5,000। तो बेटा कितना नेट लाइबिलिटी निकल जाएगी? नेट लाइबिलिटी निकल जाएगी 16,600। ये जोड़ना है बेटा, माइनस नहीं करना। 1,500 और 6,900। बच्चा क्या करता है, ऊपर से सब चीजें माइनस ही हो रही है तो ये भी गलती से माइनस कर देता है। करना क्या है, इसको प्लस करना होता है, ये एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेंगी उसको। तो आंसर मैच कर लो एक बार, 16,600, 1,500 और 6,900। ठीक है बेटा, बुक के आंसर का केवल फाइनल आंसर आप लोग मैच करेंगे, उसके टेबल बनाने के तरीके को मैच नहीं करेंगे। वो हर सवाल में टेबल का तरीका बदलता रहता है, कोई चीज ऊपर कोई चीज नीचे कर देता है। मैंने आप लोगों को जो स्टेप सिखाए, जैसे मैंने आपसे इंश्योरेंस क्लेम में बोला था, मैं आप लोगों को प्रॉपर स्टेप सिखा रहा हूं। कोई भी सवाल आए आप सेम स्टेप में डाल के सॉल्व कर सकते हो। बुक वाला अपनी मर्जी से अलग अलग स्टेप डाल के सॉल्व करता है, आपको तो एक ही स्टेप याद रखना है। जैसे इंश्योरेंस क्लेम में 6 स्टेप याद किए, सवाल कोई भी आया आंसर आया था ना, वैसे इसके अंदर आप लोगों को बस प्रॉपर फॉर्मेट याद रखना है, सवाल कैसा भी आए अपना आंसर आएगा। करें बेटा आगे। इसी सवाल को केस 2 उसने बोला केस 2 में उसने अनमार्क्ड मानने की बजाय क्या बोला? मार्क्ड मान लो। ये डिजाइन मिटा दूं यहां से, केस 2, फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम फर्म अंडरराइटिंग को क्या माना है, एक बार पढ़ ले। सवाल में बी पॉइंट में क्या लिखा था? शेयर्स ऑफ फर्म अंडरराइटिंग आर इंक्लूडेड इन मार्क शेयर। यानी उसने क्या कहा, मैंने स्टाफ को क्या बोला कि फर्म अंडरराइटिंग के शेयर को भी तू क्या मान? मार्क मान ले। और मार्क मानते ही वो क्या करेगा, वो जहां पे भी ए का नाम दिखेगा वो उसको निकाल के बाहर रख देगा, बी के में बी को बाहर रख देगा। आ रही है बात समझ? तो अब मार्क्ड वाली एप्लीकेशन उतनी रहेंगी जितनी पहले थी, अब बढ़ जाएंगी। ये बात सबको समझ में आई? अब बढ़ गई वो। चलो ग्रॉस लायबिलिटी वगैरह वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वैसे ही लिख लेते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी एक्स वाई जेड कितनी थी बेटा? 30,000, 12,500 और ठीक है। अब मेन मुद्दा यहां पे जो हम माइनस कर रहे थे, कौन सी एप्लीकेशन? मार्क। अब हम उसमें न केवल मार्क्ड मानेंगे, उसमें क्या करेंगे? फर्म अंडरराइटिंग वाले भी जोड़ देंगे। तो आओ बेटा, मार्क्स तो 5,000 था ही, और फर्म अंडरराइटिंग कितनी थी? 4,000। तो यहां कितना आ गया? क्या यहां लिख के बताऊं ये नो कैसे आया? 5 + 4, 5 तो थे मार्क और 4,000 फर्म वाले थे, वो भी हमने मार्क मान लिए। तो टोटल मार्क कितने हो गए? 9,000 हो गए। ठीक है, दूसरे का बेटा कितना था? 10 तो ये था, और वो 5 नहीं, वो 1,500 था, तो 11,500। और तीसरे बंदे का 5,000 ये, 2,500 ये था, तो कितना हो गया? 7,500। आ रहा है समझ? पक्का बेटा? या दोबारा बताऊं? अर्पिता आ रहा है? रोशन क्लियर है सभी को? चलो
देखो बेटा आप क्या लिखेंगे इसके सामने, बैलेंस। और बेटा डेली की पढ़ाई डेली करते जाया करो, पेंडिंग में छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 30 में से 9 गया, कितना बचा 21, ये गया तो कितना बचा 1, और ये हो गया 0। अब किसकी बारी आएगी, नेगेटिव एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं, तो सीधा किसकी आएगी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और इसका फार्मूला क्या था, टोटल रिसीव्ड माइनस टोटल ऑफ मार्क। अब ये टोटल ऑफ मार्क पहले तो 17.5 था, लेकिन इस बार टोटल ऑफ मार्क क्या आएगा सर, इन सब का टोटल ऑफ मार्क कहलाता है, हाँ या ना। तो बेटा 9 और 11 20, 20 और 7 27 और 1 28,000। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये 7,500 है। 7,500 को किस रेशो में, तीनों का रेशो क्या निकाला था अपन ने, 300 रेशो 125 रेशो 75, यानी कि 500 से 15, 15 दिए 45, 4,500, 15 ये तुम बताओ, 15 5 75 हाथ लगी 7, 15 37 हाथ लगी 3, 15 और 3 1875, और 15 5 75 हाथ लगी 7, 15 7 105 और 7 112, 1125, यही होगा। अच्छा ये भी गलत है, एक्चुअली ये भी गलत है। क्यों बेटा, जिस बंदे की लाइबिलिटी 0 है, जिस बंदे की लाइबिलिटी 0 है उसे शेयर दे क्यों रहे हैं, दे ही ना। तो हम 300 रेशो 125 में बांट दें, एक तरीका तो ये है। या अगर मान लो तीनों में बांट भी दिया तो अब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को दोबारा पॉजिटिव वगैरह करना, तो बोलो ये ऐसे ही कर दूं, हाँ नेगेटिव एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अगर मैंने ये लिख दिया। चलो तो ये गलत हो गया। तो किस रेशो में बांटेंगे बेटा अपन इनको, 300 रेशो 125 में। क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी तो 0 हो चुकी है, ठीक है। चलो 425 से डिवाइड करो बेटा, 7,500 इंटू डिवाइड बाय 425 कर लेते हैं पहले, जो भी आया उसको 300 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5294 लिखा हुआ है, हाँ या ना, 5294। और दूसरा कितना आ जाएगा, 4 6 10, 1 और 2 10, 1 और 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, 2206 आएगा, ठीक है। देखो बेटा अभी भी डिफरेंस आ गया, ये हो गया 4 और 6 10, 1 और 9 10, 1 और 2 3 और 7 10, 1 और 5 6 और 5 11, 1 और 1 2, ये हो गया कितना 6 और 4 10, नहीं 6, ये 1206 आया, लेकिन नेगेटिव का। बेटा अब क्या करना चाहिए हमें, नेगेटिव एडजस्टमेंट। ऑब्वियसली इसमें तो प्लस करेंगे, लेकिन अब ये 1206 बांटे किसमें, दोनों में बांटे क्या, इसका पूरा का पूरा बेनिफिट किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। ये बात समझ में आई, इस बार कोई रेशो की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा बेनिफिट किसको मिलेगा, एक्स को। दो लोग होते तो रेशो में बांटते, एक ही बंदा बचा तो सारा इसी को दे दो। तो अब इसका बैलेंस निकाल दो बेटा, कितना बचा 14,500, और ये हो गया 0 0। आ रही है बात समझ। चलो अब हमें पता है कि हमें लास्ट स्टेप में क्या जोड़ना है, फॉर्म अंडरराइटिंग जोड़ना है। तो कितना था वो, 4,000 1,500 और 5,000, 4,000 1,500 और 5,000। तो हमारी नेट लाइबिलिटी आ गई क्या, एक से क्या बेटा, बेटा मैंने कल भी बताया था, ऊपर वाला जुड़ना अपने आप में एक अलग टॉपिक है, नीचे वाला जुड़ना अपने आप में एक अलग टॉपिक है, दोनों का डिसीजन भी लेना अपने आप में अलग है। यानी इसका उस स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। ये बोलते हैं कि क्या ऊपर भी जुड़ेगा नीचे भी जुड़ेगा, कोई सेंस ही नहीं है। नीचे वाला क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि सवाल में पहली लाइन में पढ़ लिया था, इन एडिशन टू इट सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है, तो उसी समय हमने डिसाइड कर लिया था कि लास्ट में तो जुड़ना ही जुड़ना है। ये एक अलग टॉपिक है, और बिगिनिंग में जुड़ना ये एक अलग टॉपिक है, कि बिगिनिंग में उसको मार्क माने या ना माने, वो सवाल बताएगा कि मार्क मानना है नहीं माना, ठीक है। ये दोनों अपने आप में बिल्कुल अलग है, दोनों को मिक्स ही मत करो, बिल्कुल अलग रखो। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था 2 सवाल हैं ये अपने आप में, ठीक है। चलो तो 14 और 4 कितना हो गया, 18,500, और ये कितना हो गया 1,500, और ये कितना हो गया 5,000। आंसर मैच कर लो, फाइनल आंसर हो गया। बुक की टेबल आप बिल्कुल भी ना देखें, लास्ट आंसर जरूर मैच कर सकते हैं, क्लियर है। चलो बेटा, तो ये हमारे 2 सवाल हो गए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज होमवर्क में कुछ भी नहीं दे रहा हूं, आप स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस कर ले। उसमें दे रखा है होमवर्क कुछ 3-4 सवाल छोटे से ही दे रखे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो कॉर्पोरेट इसमें होमवर्क में कुछ दूं क्या, चलो कोई बात नहीं, होमवर्क कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।